यस एंड ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे संसद के बारे में। इसके पहले हमने चर्चा किया था कि जो अध्यक्षात्मक शासन होता है, जो संसदात्मक शासन होता है, वो किस प्रकार के व्यवस्था में होता है, सरकार के कौन कौन से अंग होते हैं, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की चर्चा हमने किया और शक्ति विभाजन की चर्चा हमने किया। आज हम चर्चा करेंगे संसद की। तो भारतीय संविधान में अगर हम देखें तो हमने एक संसदीय प्रणाली अपनाई है। संसदीय प्रणाली का मतलब होता है कि जहां पे विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से मिले होते हैं। यदि आप अपने भारत की संसद के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे जो कार्यपालिका है वो विधायिका से ही निकली हुई है। जैसे यदि हम किसी सदन के सदस्य नहीं हैं तो हम कार्यपालिका में जगह नहीं बना सकते। यदि बनाते भी हैं तो अधिकतम 6 महीने तक ही हम उसमें रह सकते हैं, उससे अधिक उसमें हम नहीं रह सकते हैं। तो आप समझ गए कि पहले हम विधायिका के सदस्य बनते हैं और उसके बाद हम कार्यपालिका के सदस्य बनते हैं। जबकि जहां पे अध्यक्षात्मक शासन होता है वहां पे विधायिका और कार्यपालिका दोनों अलग अलग होते हैं। यानी विधायिका का अलग गठन होता है और कार्यपालिका का अलग गठन होता है। दूसरे का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता है। लेकिन भारत में संसदीय प्रणाली अपनाने के नाते यहाँ पे विधायिका और कार्यपालिका का घनिष्ठ संबंध होता है। विधायिका के द्वारा ही कार्यपालिका का गठन होता है। यानी विधायिका से सदस्य निकल करके कार्यपालिका के सदस्य बनते हैं और एक ही साथ वो विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य रहते हैं। यदि कोई मंत्री कार्यपालिका का सदस्य है तो साथ साथ वह विधायिका का सदस्य है। पहले वह विधायिका का सदस्य है, बाद में वह कार्यपालिका का सदस्य है। तो हम बात संसद की कर रहे हैं, संसदीय प्रणाली में। तो संसद में देखेंगे कि संसद के 3 अंग होते हैं। इसके पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि संसद के कुल 3 अंग होते हैं। पहला राष्ट्रपति होता है, दूसरा लोकसभा होता है और तीसरा राज्यसभा होता है। जो लोकसभा होता है उसको हम प्रथम सदन अथवा लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। प्रथम सदन अथवा लोकप्रिय सदन या निम्न सदन भी कहते हैं। राज्यसभा को हम द्वितीय सदन या उच्च सदन भी कहते हैं। लोकप्रिय सदन इसलिए क्योंकि उसका चुनाव सीधे तौर पे जनता करती है, इसलिए उसको हम लोकप्रिय सदन कहते हैं। यदि हम संसद के बाद देखें तो अनुच्छेद 79 में संसद की बात की गई है कि भारत का एक संसद होगा और उसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होंगे। तो संसद के 3 अंग राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अब हम चर्चा करेंगे लोकसभा की। यदि हम लोकसभा की बात करें तो भारत में लोकसभा का जो पहला आम चुनाव हुआ वो सन 1952 ईस्वी में हुआ। सन 1952 ईस्वी में हुआ। राज्यसभा की संरचना की अगर बात की जाए तो 3 अप्रैल 1952 और अगर लोकसभा की संरचना की बात की जाए तो 17 अप्रैल 1952। यानी 3 अप्रैल 1952 और 17 अप्रैल, पहले राज्यसभा की संरचना और फिर लोकसभा की संरचना। प्रथम बैठक जो संसद की हुई, भारत में प्रथम बैठक जो संसद की हुई वो 13 मई 1952 को, 13 मई सन 1952 को भारतीय संसद की जो प्रथम निर्वाचित लोकसभा थी, राज्यसभा मिलाकर के प्रथम बैठक हुआ 13 मई 1952 ईस्वी को। यदि हम संसदात्मक शासन की बात करें तो यहाँ पे जो शक्ति होती है, वास्तविक शक्ति और विधायी शक्ति दोनों अलग अलग होता है।
जैसे राष्ट्रपति के पास वास्तविक शक्तियां नहीं होती हैं, संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती हैं और विधायी शक्तियां जो होती हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। इसके आगे यदि हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा निम्न सदन है। यहाँ के जो प्रतिनिधि जाते हैं वो डायरेक्ट जनता से चुन करके जाते हैं और इसको जनता का प्रिय घर भी कहा जाता है। जनता का प्रिय घर या लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे लोकप्रियता के आधार पे ही संसद सदस्य का चुनाव होता है। जनता अपने लोकप्रिय प्रत्याशी को चुन करके संसद सदस्य के रूप में भेजती है। जो सबसे अधिक वोट पाता है, जो सबसे लोकप्रिय होता है, उसी को संसद सदस्य चुना जाता है। संसदीय शासन प्रणाली में जो मंत्रिपरिषद होगी वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। सरकार को हटाने का अधिकार राज्यसभा को नहीं प्राप्त है, केवल लोकसभा को ही प्राप्त है कि वह सरकार को बनाए हटाए। इसका जो काम है वो टोटल का टोटल लोकसभा को प्राप्त है। यदि हम भारत के मूल संविधान की बात करें तो उसमें सदस्यों की कुल जो संख्या थी वो 500 निश्चित की गई थी, किंतु समय समय पर इसमें परिवर्तन होता रहा। लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें तो टोटल सदस्यों की जो संख्या हो सकती है अधिकतम वो 552 हो सकती है, जिसमें से 530 सदस्य विभिन्न राज्यों से जाते हैं, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 सदस्य जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है आंग्ल भारतीयों को, एंग्लो इंडियन भारतीयों को जो राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत करते हैं। इस हिसाब से 530 राज्यों से, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 एंग्लो इंडियन जो राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में मनोनीत किया जाता है। अनुच्छेद 331 के तहत इन 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत किया जाता है। लेकिन वर्तमान में जो सदस्य संख्या है वो 545 530 राज्यों से, 13 संघ शासित प्रदेशों से और 2 एंग्लो इंडियन, ये सदस्य संख्या वर्तमान में है। यानी 545, 552 में से 547 सदस्यों की संख्या है। अगर हम सबसे अधिक सदस्यों की बात करें तो सबसे अधिक जो सदस्य होते हैं वो उत्तर प्रदेश से जाते हैं, 80 सदस्य। लोकसभा में 84वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या है वो 2026 तक निश्चित कर दी गई है कि वो इसी जो 545 है वो 545 ही रहेगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो लोकसभा सबसे लोकप्रिय सदन है। कारण है जनता अपने प्रतिनिधि को चुन के वहां भेजती है। अधिक से अधिक सदस्य संख्या 552, 545 इस समय है। तो इस तरीके से 80 सदस्य सबसे अधिक जाते हैं उत्तर प्रदेश से। लोकसभा सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान के द्वारा होता है। आप देखते हैं जब वोटिंग करने जाते हैं तो एक बक्सा होता है, बक्सा में वो कहीं घेरा बना करके बक्से को रखा जाता है। लोग जाते हैं और आराम से अपना बटन दबाते हैं और वोट दे करके आते हैं। कोई और वहां नहीं होना चाहिए। तो एक गुप्त मतदान हो गया कि हम किसी को बिना दिखाए ही अपना वोट वहां देते हैं। जो भारत में मतदान की प्रणाली है, जो मताधिकार की प्रणाली है, वो वयस्क मताधिकार की प्रणाली है। वे नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं वो लोकसभा के चुनाव में वोट डाल सकते हैं। प्रारंभ में यह 21 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को ही वयस्क समझा जाता था, लेकिन अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक अब अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है।
61वां संविधान संशोधन सन 1989 के द्वारा 21 साल को घटा करके 18 साल कर दिया गया। मतदान करने का अधिकार जो उसको दिया गया वह 21 साल से घटा करके 18 साल 61वां संविधान संशोधन सन 1989 ईस्वी में ये किया गया। यदि हम लोकसभा के सदस्यों की योग्यताओं के बारे में हम बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 102 में लिखा हुआ है कि उनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए। सबसे पहला तो वह भारत का नागरिक हो, चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 25 साल की आयु पूरी कर चुका हो, किसी सरकारी लाभ के पद पर ना हो, वह पागल अथवा दिवालिया ना हो, संसद द्वारा निर्धारित सभी योग्यताएं वह पूरी करता हो। ये 5 आवश्यक योग्यताएं जो एक नागरिक में हो वह भारत में लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है और संसद सदस्य यानी लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हो सकता है। तो संसद सदस्यों की जो योग्यताएं हैं, भारत का नागरिक हो, 25 साल की आयु प्राप्त कर चुका हो, किसी सरकारी लाभ के पद पर ना हो, पागल दिवालिया ना हो, संसद द्वारा निर्धारित सभी योग्यताएं वह पूरी करता हो। अगर ऐसा है तो वह भारत में लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ सकता है और भारत के किसी भी लोकसभा क्षेत्र से वह चुनाव लड़ सकता है। लोकसभा कार्यकाल की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 88 के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होगा। अनुच्छेद 88 में ये चीज व्याख्यित है कि लोकसभा का जो कार्यकाल होगा वह 5 साल होगा, परंतु अवधि के पूर्व केंद्रीय मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। यानी यदि प्रधानमंत्री सिफारिश करता है राष्ट्रपति से तो वह लोकसभा कार्यकाल पूरा होने के पहले भी भंग कर सकता है। आपातकाल की यदि स्थिति है भारत में या देश में, यदि आपातकाल की स्थिति है तो लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है। केवल घटाने का काम नहीं है, बढ़ाने का भी काम है यदि भारत में आपात जैसी कोई स्थिति हो तो। लेकिन यह विस्तार किसी भी दशा में आपातकाल खत्म होने के 6 माह से अधिक नहीं हो सकता। यानी कि जब आपातकाल जब भी खत्म होगा तो उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना, उससे अधिक यह नहीं रह सकता। 6 महीने के अंदर ही फिर से चुनाव करवा करके और उसको आपको फिर से गठन करना होगा। लोकसभा के पदाधिकारी की अगर हम बात करें तो लोकसभा की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ पदाधिकारियों का चुनाव संसद सदस्य लोकसभा सदस्य करते हैं। तो लोकसभा सदस्य सबसे पहले अपने में से किसी एक को लोकसभा का अध्यक्ष चुनते हैं जो साधारण बहुमत से चुना जाता है, जो साधारण बहुमत से चुना जाता है। यदि उसको हटाना है, मान लीजिए जिसको भी लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया यदि उसको हटाना है तो 14 दिन पूर्व उसको सूचना देनी होगी और सूचना देने के बाद तब उसके खिलाफ हम कोई कार्रवाई कर सकते हैं। अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वह अपने पद का शपथ नहीं लेता है, वह केवल संसद सदस्य के रूप में शपथ लेता है। तो पूछता है क्वेश्चन कि कौन निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है, तो लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों सामान्य संसद सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद के रूप में शपथ नहीं लेते हैं। वे अपने पद पर कब तक बने रहेंगे? तो जब तक वे संसद के सदस्य हैं, जब तक वे लोकसभा के सदस्य हैं, जब तक वे लोकसभा के सदस्य हैं तब तक वो अपने पद पर बरकरार हैं, अन्यथा उनको रिजाइन देना होगा, वो हटाए जा सकते हैं। त्यागपत्र की अगर बात करें, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको सौंपता है।
तो लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा लोकसभा उपाध्यक्ष को और लोकसभा उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है। यानी अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना इस्तीफा ये लोग आपस में सौंपते हैं। यदि हम बात करें, हम बात कर रहे थे संसद की कि संसद के 3 अंग राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। संसद की जननी किसको कहा जाता है? अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि संसद की जननी किसे कहा जाता है, तो संसद की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है। संसद की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है। राज्यसभा किस अनुच्छेद में है? तो राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80, राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 और लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 में है। राज्यसभा 80 और लोकसभा 81। संसद का गठन अनुच्छेद 79, आपको पहले ही हमने बता दिया। राजनीतिक दलों का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजनीतिक दलों का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ, तो हमारा उत्तर होगा कि ब्रिटेन में। सर्वप्रथम ब्रिटेन में राजनीतिक दलों का उदय हुआ। यदि पूछा जाए क्वेश्चन कि लोकतंत्र का घर किसे कहा जाता है,